महाकुंभ प्रयागराज इस समय चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ जो कि 12 साल बाद लगता है। आज हम चर्चा करेंगे जो महाकुंभ में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होती है नागा साधुओं की। आखिर नागा साधु किस तरीके से बनते हैं, नागा साधु बनने के लिए कौन कौन सी स्टेज पार करनी पड़ती हैं। यानी कि लोगों की, अगर आम जनता की, आम व्यक्ति की अगर बात करूं तो नागा साधु की अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, नागा साधु बनने की अगर बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से नागा साधु बना जाता है, कौन कौन सी स्टेज पार की जाती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आखिर नागा साधु आपने देखे बहुत होंगे, लेकिन इनके इतिहास के बारे में आपको नहीं पता होगा कि नागा साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि नागा बनने के लिए 108 बार डुबकी, खुद का पिंडदान, पुरुषों की नस खींची जाती है, महिलाओं को देनी पड़ती है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। देखिए, पुरुष और महिला दो तरीके के नागा होते हैं। पुरुष भी नागा होते हैं और महिला भी नागा होते हैं। नागा कहते हैं निर्वस्त्र, यानी कि नग से इसका अर्थ है, संस्कृत में नग और नग का अर्थ होता है यानी कि पहाड़, यानी जो पहाड़ों पर जो रहते हैं उन्हें कहते हैं नागा। आखिर नागा बनने के लिए क्या क्या परीक्षा देनी पड़ती है, आज इसके बारे में ही चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर बात करूं तो 1 फरवरी 1888 प्रयाग में कुंभ चल रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार मखजान ए मसीहा में कुंभ को लेकर एक खबर छपी थी। 1888, इतनी बड़ी कहानी। तो अगर बात करता हूं तो सीधे लेकर चलता हूं कि नागा साधु किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, नागा साधु बनने के लिए उसे 3 स्टेज पार करनी पड़ती हो। 3 स्टेज जो व्यक्ति पार करता है, 3 परीक्षा देनी पड़ती है, उसे नागा बनना होता है। और प्रत्येक परीक्षा अगर बात करूं तो आम व्यक्ति के लिए रोंगटे खड़े करने वाली परीक्षा। जहां से अगर मैं बात करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस समय अगर इस मौसम में मैं आपसे कहा जाऊं कि आप अपने नल के नीचे नहाइए, तो शायद है कि आपको नल के नीचे नहाने से, नल के पानी को नहाने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बात करूं तो नागा साधु नंगे होकर, निर्वस्त्र होकर के अगर बात करता हूं तो गंगा के किनारे रहते हैं, और बात करूं गंगा में डुबकी लगाते हैं। अगर गंगा के पानी की अगर मैं बात करूं, आपसे कहा जाए तो एक डुबकी लगाने में आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। वहां 108 बार अगर बात करूं 108 डुबकी लगाई जाती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यदि आपको यहां से कहा जाए निर्वस्त्र रहने के लिए कि यहां पर आप, तो आप इन वस्त्रों के बिना आपको ठंडी की समय रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मैं बात करूं तो गंगा के किनारे इतनी ठंडी हवाओं में जो व्यक्ति निर्वस्त्र रहते हैं, समझिए कितनी बड़ी कठिन परीक्षा होती है। तो बात करते हैं पहली परीक्षा, इसमें क्या होती है। तो सबसे पहली परीक्षा को लेकर आज मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिए, इसमें नागा बनने के 3 स्टेज अखाड़े वाले घर जाकर करते हैं पड़ताल। सबसे पहले जो अखाड़ा होता है वो जाते हैं, आपके घर जाएंगे। जो व्यक्ति नागा बनना चाहता है कि सर मैं नागा बनना चाहता हूं, तो आपको घर ले जाया जाता है, और घर जाकर के, यानी कि घर जाकर के आपको वापस आया जाता है। और यानी कि नागा साधु जो होते हैं उनका पूरा ग्रुप जाता है, और वो आपके घर पर जाकर मना करता है कि आपका बच्चा यानी कि नागा बनना चाहता है, इसे मना कर दीजिए। आमतौर पर नागा बनने की उम्र जो होती है वो 17 से 19 वर्ष होती है। इसके 3 स्टेज होते हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आप लौट जाइए। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर उसके बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, आखिर इसका रिकॉर्ड कैसा है क्या नहीं है। उसके बाद नागा साधु बनने के लिए उसकी अगली परीक्षा होती है। दूसरी चीज, इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है, और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी पड़ती है।
वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की साफ सफाई करना, शास्त्रों और अध्ययन करना इनका काम होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं है, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटक जाता है तो उसे घर पर भेज दिया जाता है, अगर उसके बावजूद भी वो भटक जाता है तो उसे घर पर भेज दिया जाता है, कहा जाता है कि आप चले जाइए। फिर भी आपको देखिए, ये पहली परीक्षा की अगर बात करूं, पहली स्टेज महापुरुष गुरु प्रेम कटारी से शिष्य की चोटी काटते हैं। बात करें सबसे पहले आपके यानी कि शिष्य यानी कि क्या काटते हैं, चोटी काटते हैं। दूसरी अगर बात करूं, जो परख अवधि में खरा उतरता है, जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है कि आप फिर भी लौट जाइए। फिर भी वह नहीं लौटता तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। महापुरुष घोषित किया जाता है और पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी विष्णु, शिव, सूर्य और शक्ति और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरह से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, बभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी कि चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर सीरा और धनिया बांटा जाता है। समझिए, इस मौके पर सीरा और धनिया बांटा जाता है। ये हुई पहली परीक्षा। आप समझ रहे हैं, पहली परीक्षा आपको एक टाइम खाना दिया जाएगा, आपकी मोह माया देगी, ऐसा तो नहीं आप मोह माया में हैं। आपसे फिर भी कहा जाता है आपको दिनचर्या सुबह 4 बजे उठाने के लिए, सुबह गंगा स्नान करने के लिए चलिए। दूसरी स्टेज की अगर बात करूं, दूसरी स्टेज अवधूत जीते जी खुद का पिंडदान 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। जीते जी पिंडदान करना पड़ता है और 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं, उसके शरीर से बाल हटवाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड और कमदंड और भस्म देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी कि विजय यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर से गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगाई जाती हैं। इसके बाद दंड, कमलदंड का त्याग कराया जाता है। अब वह अवधूत सन्यासी बन जाता है। इसे 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे क्या करना पड़ता है, उपवास ही रखना पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज, ये सबसे कठिन स्टेज मानी जाती है। तीसरी स्टेज दिगंबर जननांग की नस खींची जाती है। कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा। अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपका जो जननांग होता है उसकी नस खींची जाती है। उसके बाद यानी कि शाही स्नान किया जाता है। यानी कि जो कुंभ शुरू होता है उसमें सबसे पहले अगर बात करूं तो नागा शाही स्नान करते हैं। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके बाद जननांग की नस खींची जाती है, डुबकी यानी कि खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। समझ गए,
ये लास्ट स्टेज थी। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नामों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। नागा साधुओं को अलग अलग नाम से दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। ये 4 जगह आपका लगता है। और चारों जगह अगर बात करूं तो कुंभ आपके प्रयागराज में लगता है, वहां उसे कहा जाता है नागा। उज्जैन में जो लगता है वहां खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। महिलाओं को ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने में 10 से 12 साल लगते हैं। जो महिला साधु यानी कि नागा साधु होते हैं उनको भी लगभग अगर बात करूं तो 10 से 12 साल लगते हैं। अगर बात करें क्या क्या करना होता है समझिए। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर बभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में हैं। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान पहल के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं के ब्रह्मचर्य को पालन संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को यह साबित करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। बात करें आटे को भस्मी, दाल को पनियारम कहते हैं नागा साधु। देखिए इनका एक कोड वर्ड होता है, अलग अलग कहा जाता है। आटे को बात करें तो आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम कहते हैं नागा साधु। जितनी भी इनकी एक कोड वर्ड भाषा होती है इसलिए होती है कि कोई फर्जी नागा तो नहीं आ गया है। ऐसा तो नहीं है कोई फर्जी नागा है ये। अगर बात करें कोई अगर नागा साधु यानी कि उसका अंतिम संस्कार के समय अगर बात करें 40वें दिन अंतिम संस्कार भोज किया जाता है अगर कोई, और उसके लिए समाधि दी जाती है बिठाल करके गंगा में। नागा और वैरागी आपस में भिड़े। अंग्रेजों ने नागाओं को पहले स्नान करने का दिया। ये चीजें चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर बात करते हैं तो आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी नागा साधु के बारे में। और बाकी इसी तरीके से मैं कुंभ मेला चला है इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। इसी तरीके की टॉपिक आपको जो इंटरेस्टेड वीडियो से मैं लाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो नागा साधु के बारे में मैंने इसके बारे में पूरी चर्चा की आज कि नागा साधु किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं नागा साधु, इनको कौन कौन सी स्टेज पार करनी पड़ती है। तो बात करें हमने 3 स्टेज के बारे में बताया। तो वीडियो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।